और इस तरह की सरकारी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश केवल तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस यूपीए की सरकार ने किया था, ये मैं कहना चाहता हूं। और इतना नहीं, आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आखिर कैसे है? आप ये बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज किसी देश में जो 1995 जिस प्रिंसिपल एक्ट की बात कर रहे हैं, 2013 की प्रिंसिपल एक्ट की उस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, 1995 2013 में बहुत से साथियों ने केवल एक सेक्शन 40 की बात कही है। मैं कई सेक्शन हैं, क्योंकि देश को जानना चाहिए कि आज उस 1995 और 2013 में अमेंडमेंट करके इस तरीके से वक्फ बोर्ड को इतनी अनलिमिटेड पावर दी गई और उसको अमेंडमेंट करके कि वो अनलिमिटेड पावर वक्फ बोर्ड की संविधान से ऊपर हो गया। और वक्फ को सेक्शन 40, सुन लीजिए, सेक्शन 40, और हम पढ़ना नहीं चाहते कल्याण जी, हमारे पास किताब भी रखी हुई है 95 का, क्या बात, मैं पढ़ के, मैं सेक्शन का नाम ले रहा हूं, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। सेक्शन 40, और आप पढ़ लीजिए किताब खोल के, सेक्शन 43 उसके 1995-2013 एक्ट में। आई एम नॉट यील्डिंग मिस्टर राजा, आई हैव ऑलरेडी यील्डेड इन जेपीसी कमेटी, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम इन जेपीसी। अब काइंडली लिसन, काइंडली सिट डाउन प्लीज। आप, मैं कह रहा हूं वक्फ घोषित करने की संपत्ति सेक्शन 44(3) में इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन, किसी जमीन को, चाहे वो किसी के पास बरसों से हो, और उस जमीन को भी वक्फ घोषित कर सकते हैं। तो ये किसका वायलेशन? ये वायलेशन है आर्टिकल 300A का, राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है। और इन्होंने वो वायलेशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, कि इसके बावजूद कि हमारे जो वक्फ के हैं वो आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन किया है। वक्फ बोर्ड बिना किसी सुनवाई के संपत्ति ले नहीं सकता। फिर आप सुन लीजिए, मैं सेक्शन 32 की बात कर रहा हूं। 95 में सेक्शन 32 में किसी भी प्रॉपर्टी को बिना कंपनसेशन के टेक ओवर करने की शक्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। ये सेक्शन 32 में, ये भी आर्टिकल 300A का राइट टू प्रॉपर्टी का सीधा उल्लंघन है। फिर वक्फ बोर्ड पे कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, ये सेक्शन 28, सेक्शन 29 में 1995। अब मतलब वक्फ की जो संपत्तियां होंगी, वो उन संपत्तियों पे न रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई सरकारी संस्था का नियंत्रण रहेगा। इस तरह की असीमित पावर दे दिया। फिर सेक्शन 51 और 52 में उन्होंने कहा कि जब चाहे सरकार वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई कर सकता है। इस बार अभी तो हमने शुरू किया, मैं चेयरमैन था, अभी मैं बताता हूँ, मैं चेयरमैन था, ये नहीं होगा, समझिए। और सेक्शन 6 सुनिए, गंभीर, अरे सुनिए, और ये कहा सेक्शन 6 और 7 में अमेंडमेंट, कल्याण बनर्जी काइंडली टेक सीट। अब now I'm not kneeling. You go through the section 6 and 7. किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 95 के सेक्शन 6 और 7 में वक्फ बोर्ड को इतना पावर दे दिया, सेक्शन 6-7 में, कि वो लोग किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। आज का दिन ऐतिहासिक होगा, जब भी वक्फ की चर्चा होगी तो याद किया जाएगा कि राइट टू अपील किसी ने दिया था, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था। ये अधिकार है, वो रिवीजन की बात करते हैं, रिव्यू की बात करते हैं, गृह मंत्री जी ने जैसे कहा रिट की बात करते हैं, लेकिन अपील का अधिकार जो मौलिक अधिकार होता है वो इस सरकार ने पहली बार देने का काम किया है कि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट तक जा सकता है। अरे और बैठ जाओ, कहते पसमानदा, हम ये गुड गवर्नेंस की बात है, केवल पसमानदा की बात नहीं कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि आप डिवाइड कर रहे हैं, पसमानदा की बात कर रहे हैं, खवातीन की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, ऑर्फन की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? सच्चर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? सच्चर कमेटी ने कहा था कि आज मुस्लिम महिलाओं की 51% इलिटरेट है, 6% हायर एजुकेशन में नहीं है, मुस्लिम्स की स्थिति SC/ST से भी खराब है। ये हमारे सब लोग सच्चर कमेटी ने कहा था कि इनको इंप्रूव करने की जरूरत है। आज जैसे आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको लागू करने का काम किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया। आज फिर उसी तरीके से सुन लीजिए,
फिर आज उसी तरीके से जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट, स्वामीनाथन कमेटी कांग्रेस यूपीए ने बनाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू करके किसान के आय को दुगना करने का हमने काम किया। आज उसी तरीके से सच्चर कमेटी का मैं आई एम एड्रेसिंग टू चेयर, आप मत देखिए, आप सभापति जी उधर मत देखिए, हमको देखिए, हाँ बस आप हमको देखिए, आप बिल्कुल चिंता करें, समझे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसी तरीके से सच्चर कमेटी बनाई इन्होंने, और सच्चर कमेटी की क्या रिपोर्ट है, हम क्यों लाए हैं आज ये हमारी सरकार ये अमेंडमेंट क्यों लाई है, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं। 2006 से 14 तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी इस कांग्रेस को चिंता नहीं हुई कि पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, ऑर्फन, इन मुस्लिम गरीब लोगों का क्या होगा। अगर उसकी चिंता हुई तो आज मोदी सरकार को चिंता हुई, और केवल चिंता नहीं हुई, आज इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है, इस बिल को लाने, चिल्लाइए मत, इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है। इस बिल को लाने का उद्देश्य सच्चर कमेटी जो 2006 की रिपोर्ट थी उसके साथ, सच्चर के साथ नहीं, हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लिया, फिर नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ की रिपोर्ट है, फिर ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट है, फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, कुछ ज्ञान बढ़ा लो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, एनएफएचएस 2019-21, ये सारी रिपोर्ट के आधार पे ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल, अरे 2 मिनट सुनिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है ये संशोधन का, जिसमें कि आज उन पसमानदा को होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये जो 1995 हो, 2013 हो, आज तो उन्होंने उस समय अनकॉन्स्टिट्यूशनल पास किया था। मैं बता दूं कि 1995 2013 में इन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 19 का किया, आर्टिकल 21 का किया, आर्टिकल 300A का किया। उस समय संविधान के इसका उल्लंघन करके और फिर भी उन्होंने 95 और 2013 को चुनाव के लिए अमेंडमेंट किया। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज क्यों वक्त संपत्तियों को विशेषाधिकार किया जाएगा। मैं आज कहना चाहता हूं हमेशा याद किया जाएगा, ये याद किया जाएगा कि अगर वक्फ बोर्ड में पसमानदा आए, ओबीसी आई, क्या महिलाएं पहले से थी, आज तक कैलकुलेट कर लीजिए केवल 8 महिलाएं आई आज तक, जब से 95 बना, और अब मैंडेट हो गया कि हर वक्फ बोर्ड में 2 होंगी महिलाएं और हर काउंसिल में हमारी 2 महिलाएं होंगी, और ये मैंडेट है। और आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे है मैं बता दूं, वक्फ संपत्तियों को विशेषाधिकार दे दिया गया। अन्य धार्मिक संस्थान जैसे हमारे तेजस्वी कह रहे थे कि हम मंदिर को नहीं दे सकते, चर्च को नहीं दे सकते, गुरुद्वारे को नहीं दे सकते, जैन को नहीं दे सकते, केवल वक्फ को विरोध। ये आर्टिकल 14 का इनका 95 2013 का था कि सरकारी भूमि पर वक्फ बोर्ड स्वतः दावा कर सकता था, अन्य धर्म को सुरक्षा नहीं थी। फिर आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव करने से समाप्त कीजिए। केवल मैं बात अभी स्पीकर साहब को 5 मिनट देंगे ना, आप चले जाइए, स्पीकर साहब 5 मिनट देंगे। स्पीकर साहब बहुत ही वेरी काइंड एनफ टू मी, स्पीकर साहब बहुत मेहरबान रहते। तो मैं अभी शुरू कर रहा था आपके आने पे कि आज ये जो 1995 और 2013 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज ये सरकार आर्टिकल 14, 15, 19 और राइट टू प्रॉपर्टी का जो उस समय उल्लंघन करके और कांग्रेस यूपीए सरकार में उस तरह का लॉ वक्फ को बना करके किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए, आज उसको ठीक करके एक संविधान संशोधन पर कानून बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। और जिस तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके का है, आज ये कहते हैं, अभी उवैसी साहब कह रहे थे कि ये प्योरली, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा, प्योरली रिलीजियस बॉडी है। कई केसेस का उदाहरण लोन दिया। मैं कहना चाहता हूं सच्चर कमेटी की क्या सिफारिश है, क्या सच्चर कमेटी जिसकी दुहाई, मैं एक बात है, सच्चर कमेटी ने कहा था, सच्चर कमेटी की संस्तुति है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम रखे जाए, वो हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को
लागू करने का काम करें। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि आज पसमानदा हो, गरीब हो, आपको क्या मालूम है। तो आज हम सच्चर कमेटी की उस रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं। उसकी आय को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार के सब गृह मंत्री जी कह चुके हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आखिर वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है। 2019-20 में वामसी पोर्टल से कह रहा हूं कि उस समय 166 करोड़ था और आज घट के 14 करोड़ 9.92 लाख। आज वक्फ बोर्ड तनख्वाह नहीं दे सकती है। तो अगर सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए अगर ऑडिट होगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? गरीब मुसलमानों को मिलेगा, आम मुसलमानों को मिलेगा, पसमानदा को मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमारा ये हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारी सरकार ने इस वक्फ की कमेटी की मेहनत से 6 महीने में जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को लागू करके एक नए सुशासन में आज भारत में इस लागू करके देश के पसमानदा आम गरीबों को फायदा। बहुत बहुत माननीय मंत्री जी